अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फराह हाशमी और आपको खुशामदीद करती हूँ फेस टू फेस पे। आज हम बात करेंगे ट्रंप की ईरान को नई फौजी कार्रवाई की धमकी। साथ ही साथ ट्रंप का बयान आया है कि वो अगर चाहें तो सिर्फ 2 मिनट में इसराइल को इस कार्रवाई में शामिल कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ, और दूसरी तरफ जी अब पाकिस्तान पे क्या एक और टास्क आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बाद अब बात आ गई है बाबुल मंदब खुलवाने की। क्या पाकिस्तान खुलवा पाएगा कि नहीं, बहुत सारी गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले आइए हम अपने आज के मेहमान, सबसे पहले हमारे परमानेंट एक्सपर्ट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब को वेलकम करते हैं। साथ ही साथ आज हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड रजा हैदर साहब ने, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज मौजूद होने का। सबसे पहले सवाल ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी कि हर रोज़ की बुनियाद पर ट्रंप का कोई ना कोई बयान आता ही रहता है, और अब जी बयान के बारे में बात करें आज की, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है ईरान के खिलाफ। क्या कहेंगे, क्या सीरियस ले लें अब हम ट्रंप साहब को के जाने दें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, लाइकली ये हो सकता है, बिल्कुल है, क्योंकि डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है प्रेसिडेंट, और देयरफॉर उन्होंने इसीलिए कहा था कि एक मैसिव एक कम्बैट ऑपरेशन होने जा रहा है जिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ईरान। सो अब हो सकता है और सिमिलर सिचुएशन डेवलप हो सकती है जो 28 फरवरी के दिन हमने जो अटैक्स देखे थे साइमल्टेनियसली। जो कंसेप्ट अब अमेरिका ऑलरेडी जो आजकल जो डॉक्ट्रिन है या स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द मैसिव अटैक साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पोजीशन। सो ये आप पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। इसमें लाइकली क्या हो सकता है, अब इसमें ये हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक एयर कैंपेन हो सकती है, और जिसमें आपकी B-2 जहाज से B-52 इस्तेमाल होंगे, F-35 इस्तेमाल होंगे, F-22 इस्तेमाल होंगे, और उनसे मैसिव अक्रॉस ईरान बम्बिंग होगी, और जो इसमें न्यूक्लियर साइट्स पे भी जाएंगे। और जो तो एक दिस इज वन थिंग। सेकंड में ये है क्रूज मिसाइल लॉन्च हो सकते हैं, जिस तरह हमने पास में टोमाहाक को देखा, खासतौर पर ईरान में जब बच्चियां शहीद हुई, 168 बच्चियों को टारगेट किया था, देट वाज अ टोमाहाक मिसाइल। सो इनके पास डिस्ट्रॉयर भी पर्शियन गल्फ में, खलीज में मौजूद हैं, और इनके पास दूसरे जो सबमेरीन्स है उनके पास भी ये कैपेबिलिटी, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम का कंसेप्ट है, ऑलरेडी दैट इज वो ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम किरमान शाह से लेके आप अगर नीचे आए तो चाबहार तक, अलॉन्ग पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये टारगेट कर रहे हैं, मैसिवली कर रहे हैं। और जितने वहां पे सर्वेलेंस सिस्टम था, रेडार्स थे, लोग बाकी जो चीजें थी, उनको तबाह कर रहे हैं और उनको काट रहे हैं। फिर नॉर्थ से भी रास्ता काट रहे हैं और ईस्ट और वेस्ट से रास्ता काट रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो लॉजिस्टिक्स और जितने म्यूनिशंस आ रहे हैं यही रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे, देयरफॉर वो टारगेट कर रहे हैं ब्रिजेस और रेलवेज को। कमांडो साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी अलार्मिंग न्यूज़ भी आ रही है। फॉर एग्जांपल सफारत खानों को कहा जा रहा है ईरान छोड़ने का, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एटम बम अटैक के बारे में भी बातें सुनने को आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? मिस फराह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं इसको 2-3 एंगल से देखना चाहूंगा जो एक प्रेशर टैक्टिस इस वक्त यूएस इंक्रीज कर रहा है ईरान के ऊपर। एक तो देखें, देयर इज नो डाउट कि ईरान ये जो वॉर है ये एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड होके ये मंदब तक आ गई है। ईरान का एक अटैक अकबा की तरफ भी हुआ है, जो कि एक और पोर्ट है अवे फ्रॉम द जॉर्डन क्लोज टू इजराइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है आफ्टर मंदब। इसी तरह B-1 बॉम्बर्स जो यूके में आए हैं, उधर भी ईरान ने थ्रेट किया कि अगर B-1 बॉम्बर्स यूके से, फेयरफोर्ड उनका बेस है, वहां से टेक ऑफ करेंगे तो वो भी हमारा एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। मिडल ईस्ट में पहले ही कुवैत, बहरीन, यूएई, इन जगहों पे अटैक हो रहा है। यानी एक तो ये कि वॉर एक्सपैंड हो रही है। वॉर एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है यूएस ऑन ईरान। ईरान एक्चुअली टिट फॉर टैट कर रहा है। यूएस अटैक करता है तो ईरान उसका जवाब देता है। अब अगर हम इसकी रूट कॉज पे जहां से शुरू हुआ था ये सेकंड फेज जाए, तो वो तो सिंपल एक 3 टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ था, जो कि ईरान ने बाद में डिनाई भी किया था। लेकिन अगर हुआ भी था तो उसका एक जो लॉ ऑफ वॉर में होता है प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, क्या ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है यूएस का? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं है तो यूएस चाह रहा है एस्केलेशन करना इस वॉर की। क्यों चाह रहा है? क्योंकि उस पर इजराइल का प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से वो चाहते हैं कि जो MOU है वो रीडिफाइन हो। MOU जो था वो एक विनिंग डॉक्यूमेंट था फॉर ईरान।
यूएस उसको रीडिफाइन करना चाहता है, उसको रीफ्रेज करना चाहता है, उसमें से बहुत से क्लॉजेस को शायद माइनस करना चाहता है। उसके लिए वो चाहता है कि मैं इस वॉर को प्रेशर करके उस जगह ले जाऊं जहां पे जब डील हो हमारी तो वो यूएस की फेवर में हो। इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये यूएस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान नहीं छोड़ेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान का सर्वाइवल है, ये आज का नहीं है। ये 1500 में भी अगर पोर्चुगीज ने जब इसके ऊपर अटैक करके हुर्मस पे 100 साल हुकूमत की है पोर्चुगीज ने, और उसके बाद 1600 ईस्वी में ईरान ने उनसे फिर वापस किया था। इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा से ईरान इसको अपनी ज्योग्राफी समझता है वो सी वाटर, लेकिन उसकी ज्योग्राफी है, वो कभी भी हुर्मस को यूएस के हवाले नहीं करेगा। ये तो उसकी है रेड लाइन। दूसरा, यूएस को ये भी समझना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है मिडल ईस्ट में कि जो यूएस बेसिस हैं वो एक उल्टा वनरेबल हो गए हैं और टारगेट्स हो गए हैं उन मुल्कों में ईरान के, तो ना कि वो उनको डिफेंड करते, उनकी वजह से उन मुल्कों पे अटैक होते हैं। ये सब चीजें माउंट कर रही है प्रेशर ऑन यूएस, और यूएस वो प्रेशर माउंट कर रहा है ईरान पर कि वो नेगोशिएट करे। मैं ये समझता हूँ कि न्यूक्लियर स्टेज कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आनी होती वो बहुत पहले आ चुकी होती। न्यूक्लियर स्टेज पे आने की बात होगी नहीं, क्योंकि उसके तो फिर वो एक वॉर की जो एक्विशन है और वॉर की एक्सपेंशन है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ये सेकंड फेज में वॉर जाएगी मंदब की तरफ। मंदब वो पॉइंट है, मैं समझता हूँ मिस फरा, उसके जो इम्पैक्ट है ना वो हुर्मस से भी ज्यादा है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हुर्मस से ज्यादा कैसे? मैं समझता हूँ मंदब की इंपॉर्टेंस सिर्फ ऑयल नहीं है, सिर्फ ट्रेड नहीं है। ऑल्दो के हुर्मस से ऑयल 20% जाता है, मंदब से 8 to 10% जाता है, ट्रेड भी उससे बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन उसकी दो और बेसिक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जिसको प्रॉब्लली अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे। सेकेंड, जो ऑयल के बाद उसकी इंपॉर्टेंस है वो ये कि 90% ऑफ द इंटरनेट केबल्स जो यूरोप से एशिया है वो इसके अंडर नीचे सबमरीन केबल्स की शक्ल में जा रही है। वो एक बहुत जबरदस्त टारगेट होती है किसी का भी अगर वो उनको करना चाहे। वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जर्मनी की सबसे पहले टेलीग्राफ केबल्स काटी थी। उस जमाने में वो इंटरनेट केबल्स नहीं होती, टेलीग्राफ केबल्स कहते थे, और उनको एज ए वेपन यूज किया था अगेंस्ट जर्मनी, जिससे बड़ा इंपैक्ट हुआ था क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई थी। तो आप सोचें कि 90% ऑफ द इंटरनेट केबल जो कि वर्ल्ड की 20% केबल्स बनती हैं वो इस रूट से जा रही हैं बाबुल मंदब से गुजर के। अगर वो डैमेज हो और रिपेयर भी ना हो सके तो उनका केओस सोचो। एब्सोल्युटली। अच्छा बट साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं हर तरफ हमले हो रहे हैं। अगर मैं हमलों की बात करूँ तो ईरान ने कुवैत पे बहुत बड़ा हमला कर दिया, साथ ही साथ बाबुल मंदब भी बंद। तो क्या ये जंग किधर जा रही है? मुझे तो लग रहा है कि जंग बढ़ती जा रही है रुकने की बजाय। देखें फराशबी साहबा, दोनों काबिल एहतराम अफराद ने बिल्कुल वाज़िया कर दिया है, लेकिन जो आपकी बात है ईरान पर कुवैत पर हाँ हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला है, और कुवैत ने भी कहा है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। असल में फरा लड़ाई अब खुल गई है, अब वो पहले वाली बात नहीं है कि लड़ाई जो है वो अब देखें ना, समुद्री हदूद क्रॉस करके अब्दुल अली बॉर्डर के पास जाकर अगर आप कुवैत पर हमला करेंगे और करते रहेंगे तो कुवैत खामोश रहेगा? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देखें ना, अरब ममालिक को इत्तेहाद करवा कर अब ट्रंप की जो उस्तादी है मुझे तो वो समझ नहीं आ रही। वो असल में अपने आप पर प्रेशर जो है वो रिलीज करना चाहता है, वो ज़रा कंफर्टेबल जोन में आना चाहता है। अगर तमाम अरब ममालिक जो का इत्तेहाद हो जाता है तो ये फ़ायदे में जाती है बात ट्रंप के। उसकी दो बातें ज़रा गौर करें ना। एक इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ट्रंप कह रहा है कि जनाब मैं बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेकर चला जाऊंगा और मेरे साथ इसराइल भी अब खुल के आ जाएगा, मैं बम मार दूंगा, बिजली घर तबाह कर दूंगा और इनके पुल सारे ईरान के उड़ा दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है ना, मैं वही करना नहीं चाहता। अभी मैं ब्रिगेडियर साहब से यही सवाल पूछूंगा जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बाबुल मंदब को जो बंद करने वाली बात है ना, वो हमारे लिए बर्दाश्त मैं समझता हूं नहीं है। हमारा बाबुल मंदब को ये सेटबैक है हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। मतलब हमारे जो जहाज आ रहे हैं वो 8 दिन में आ रहे हैं। अगर आप 8 दिन में मेरे जहाज पाकिस्तान आ रहे हैं तो बाबुल मंदब को हुसी अगर बंद कर दे तो मेरे नहर सुइज में दाखिल होकर जहाज जो निकलेंगे अफ्रीका के रास्ते वो तो बड़ा लंबा चक्कर काट कर आएंगे और 45 डेज पे मैं चला जाऊंगा। 8 दिन से जब मैं 45 दिनों पे चला जाऊंगा तो मेरे पाकिस्तान को तो ये बस में नहीं है बात, ये बर्दाश्त नहीं होनी। चाहे ट्रंप हमें लड़ाने की कोशिश करे या हम खुद लड़ने की कोशिश करें, बात सिर्फ सीधी है।
फरा कि अगर हमारा तेल बंद करने की कोई कोशिश करता है, बाबुल मंदब को बंद कर, आपने हरमस बंद है ना, आप देखें ना, अगर बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया तो फिर मेरी नेवी का इम्तहान भी शुरू हो जाएगा। मेरी नेवी को वहां जो पेट्रोलिंग है वो और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और फिर मुझे एट एनी कॉस्ट हुशियों को रोकना पड़ेगा मेरी राय के मुताबिक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नेवी हो या हम पाकिस्तानी तीनों चारों अफराद जो बैठे हुए हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अगर आप कहें, तो मुझे इस जंग में शामिल होने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी गर्दन पर हाथ आ गया है, तो मैं कैसे जंग में शामिल ना होऊंगा। मेरी राय यह है, आपकी क्या राय है कि ईरान क्यों नहीं हौसियों को रोक रहा कि वो बाबुल मंदब बंद ना करे? सऊदी अरब के 2 जहाजों को आग लगा दी है, भाई मेरी वो रेड लाइन है, मैं क्या करूं? आप सऊदी अरब को आग लगा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के जहाजों को भी रोक रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं। यह देखिए, बड़ी क्लैरिटी है एज फार स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। जो हमारे स्टेटमेंट आए है, वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वी हैव ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ। और उसके बाद हमने ये भी कहा, इफ अगर उनका इंटरेस्ट को हॉस्टाइली उसको टारगेट किया जाता है या हॉस्टाइल इंटेंट के साथ, जब पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को हिट किया जाता है या पाकिस्तान के फ्लैग बेरर जो शिप्स वहां से वेसल गुजरते हैं, सो देन दैट विल बी एन अटैक ऑन पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। सो पाकिस्तान ने क्लैरिटी दी है कि पाकिस्तान इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेगा, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट है सऊदी अरब के अंदर, बेसिकली दैट इज ए डिफेंसिव इन नेचर। हम ऑफेंसिव डिजाइन के साथ वहां पे नहीं है, भी अब देयर टू डिफेंड। लेकिन अगर कोई इस तरीके से अटैक ऑन करता है, पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक्स करता है, यकीनन पाकिस्तान उसके अकॉर्डिंगली जवाब देगा। बड़ी क्लैरिटी के साथ वो चीजें हमने कही है। अनफॉर्चुनेट ये है कि नेशनल इंटरेस्ट की अभी गेम चल रही है। ईरान के कहने पर उन्होंने ये बंद कर दिया है। दैट्स वाई मैंने कहा था ना कि कोलिशन के जब हमले हुए, जब यमन में तबाही मचा दी थी उन्होंने, तो उस वक्त भी उन्होंने बाबुल मंदब को बंद नहीं किया। अब बंद किया, जिस तरह आपने कहा कि 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू बाबुल मंदब से गुजरती है। और उसके बाद आगे देखें, रेड सी से जाती है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से जाके मेडिटेरियन यूरोप से कनेक्ट होती है। सऊदी के पास भी एक ऑप्शन थी कि यहाँ से अब कर सकते हैं कि वो इजिप्ट पे जाए, इजिप्ट से वहां से लेके जाएं, लेकिन सुएज कैनाल वो हैवी लोड कैरी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वाटर बहुत शैलो है। सो पाकिस्तान के पास एक क्लैरिटी है। और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी वाज़ेह तौर पे कहा दिस इज इनटॉलरेबल जो होतीस ने वहां पे किया है कि सिर्फ आप देखें ना कि बाबुल मंदब को तो वो आकर नहीं बैठ सकते। बाबुल मंदब का जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो साउथ में अदन में बैठी उनके कंट्रोल में है, बट दे कैन डिस्ट्रक्ट जो शिपिंग हो रही है या वेसल्स आ रहे हैं रेड सी के अंदर, सना वाले साइड से या कोस्टल लाइन से आगे वो कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में ट्रम्प दैट्स वाई ये कहा कि फ्यूचर में अगर कोई वहां पे हिट करते हैं किसी वेसल पे, शिप में, रेड सी में, तो उन्होंने कहा हम ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। सो बट अनफॉर्चुनेटली की बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, तो कि वर्ल्ड इकोनॉमी देखे ना कि आप समझ ले कि गिरबान से पकड़ी गई है। और जिससे नुकसान क्या हो रहा है, ज्यादातर आपको देखें कि फार ईस्ट एशिया के ममालिक है, चाइना है और साउथ कोरिया है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी है और अदर इस पे बाबुल मंदब पे है। काबिल एहतराम मेरे कमांडोर साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुन ली है, मेरी भी आपने बात सुन ली है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि 8 दिन की बजाय 45 दिनों में जहाज मेरे वतन वापस आएंगे क्रूड ऑयल लेकर, तो ये तो मेरे पाकिस्तान के बस में नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह देखते हैं? आप तो फजा के बादशाह हैं, क्या तैयारों की मुझसे ज्यादा डिटेल सारी आपके पास है। कौन से मिसाइल हैं जो हुसियों से मेरे जहाजों को बचा सकते हैं? कौन सी नेवी के ऊपर ऐसी गन लगी हुई है? इज इट पॉसिबल एयर कमांडर साहब कि क्या हुसियों से मैं अपने जहाज बचा पाऊंगा? हाउ सर? देखें बट साहब, जंग जो होती है ना, आप जो भी मिसाइल लें या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम दें, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। जो मंदब है उसका सोल्यूशन पाकिस्तान को मैं समझता हूं, बिल्कुल जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमें स्ट्रेटेजिक हेजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है, जिसमें आप अभी ना फेवर कर सकते हैं बहुत ज्यादा खुलकर ईरान को और ना पे सऊदी अरब को। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर स्टांस दिया एज पर द डिफेंस एग्रीमेंट कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, और हूतीस को उन्होंने वार्निंग दिया। ये वार्निंग हूतीस को जानी चाहिए कि हमारी रेड लाइन है
और ये सऊदीज और पाकिस्तानी शुड नॉट बी अटैक्ड। ये हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई कि डिफेंस करना, या केप टाउन की आपने बात की कि नीचे से आएगा तो 45 डेज लगेगा। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मंदब का जो ब्लॉकेज है वो हुर्मस के ब्लॉकेज से उसका इंपैक्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होगा अगर वो होता है। तो ये आप समझ लें ये फेज 2 है हुर्मस का, और अगर ये एक्टिवेट हो जाता है और इसी तरह चलता रहता है तो कुछ अरसे तक तो ये तो फिर एक डिबैकल होगा फॉर द वर्ल्ड। तो इसका सोल्यूशन कहीं से भी ये नहीं है कि हम मिसाइल मारने शुरू कर दें या हूतीस के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दें। मैं ये समझता हूं कि इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टॉक्स है, जो कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हैं, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। बैक टू द MOU है, बैक टू द क्लॉज 5 है, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। अब मैं आपसे मसूद साहब एक और सवाल जानना चाहूँगी कि देखें, सुनने में आ रहा है जब हम बात करते हैं रूमर्स की, तो रूमर्स में तो हमें ये भी सुन रहे हैं कि शायद सऊदी अरेबिया जो है इसराइल को कबूल करने जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई, और अगर ऐसा है तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? देखिए, पहली बात ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा वो किंगडम करते हैं तो इसके बैकलैश और उसके बड़े सीरियस इंप्लीकेशन होंगे। अगर आपको याद हो कि जब गजा वाला वाकया हुआ था उस दौरान भी ये बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई थी कि सऊदीज करने जा रहे हैं, बट सऊदीज ने दे मेड इट वेरी क्लियर कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होता है और यरूशलेम कैपिटल नहीं होता है हम इसको रिकॉग्नाइज करने नहीं जाएंगे। अब सिंस ट्रम्प ने एक गेम खेली है, जिस तरीके से शुरू में उन्होंने हाइप क्रिएट किया कि सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, और फिर उसमें सारी बातें की गई, यूरेनियम भी आप इनरिच कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं आप इसमें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी थी, वो चाहते हैं फ्यूल से निकल के वो जिस तरह 2030 का विजन है उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो कल उन्होंने ट्वीट की ट्रम्प ने, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि उसमें दो चीजें, उन्होंने कहा शर्त है यूरेनियम इन्रिचमेंट नहीं होगी, उन्होंने कहा लाइक ईरान और UAE की तरह, और सेकंड उन्होंने कहा जब इब्राहिम अकॉर्ड वो एक्सेप्ट करते हैं तो तब जाके ये बातचीत होगी। सो मेरा ख्याल में दिस इज इम्पॉसिबल, ये होगा नहीं, क्योंकि ये कोई भी मुस्लिम मुल्क बाई करने को तैयार नहीं होगा। ऑल्दो जिन्होंने किया है देखें उनके साथ क्या हो रहा है। अभी आप देख लें कि कोई वो जैसा UAE को देख लें, बहरीन को देख लें, या सूडान को देख लें, मोरक्को को देख लें, उनके क्या स्टैंडिंग रह गई है। लेकिन एक ही है, अगर सऊदीज बेसिकली देखें ना कि अरब वर्ल्ड में बेसिकली वो लीड करते हैं, OIC का या फाउंडरिंग उसमें वो शामिल हैं। सो सारे अरब ममालिक जो मुस्लिम वर्ल्ड उनकी तरफ देखती है बिकॉज ऑफ हरमैन शरीफैन, सो उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा और कभी नहीं होगा। लेट्स होप सो। और अब आखिरी सवाल रजा साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम बात करें इसराइल की, तो हमने देखा कि इसराइल ने अपने आप को बहुत ही तरीके से ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को साइड पे कर लिया, लेकिन अब ट्रम्प कहता है कि उनके लिए 2 मिनट का काम है उनको दोबारा से इन्वॉल्व करने का। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ईरान तो साइड पर रखें अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो अमेरिका और इसराइल के बीच में क्या चल रहा है हकीकत? जी, ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जिसने जंग तो स्टार्ट हुई थी इसराइल और ईरान की, वो अब इस वॉर से बाहर हो चुका है और बाकी बेशुमार प्लेयर्स जो है ना इस वॉर में इन हो चुके हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखें कि ऐसे तो नहीं हो सकता ये अचानक। तो एक तो ये कि अब इसराइल ने लेबनान पे तो अटैक्स कंटिन्यू किए हुए, लेकिन वो ईरान पे कोई अटैक नहीं कर रहा, जिसकी 2 वजूहत हो सकती है। नंबर 1 कि जो MOU है उसका जो स्पॉइलर है वो इसराइल है, और वो इस MOU को कभी एग्जीक्यूट होते नहीं देखना चाहता थ्रू, इसलिए अमेरिका इज एक्चुअली रीफ्रेजिंग दैट MOU फॉर इसराइल। दिस इज 1। और नंबर 2 ये है कि जो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है इस वक्त मिडल ईस्ट का, दैट इज जो इसको अब्राहम अकॉर्ड भी आ जाता है, जो आपका पिछला सवाल था जिसका वन ऑफ द पार्ट इज अब्राहम अकॉर्ड, वो सारा बना हुआ है अगेंस्ट ईरान। यानी रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में मिडल ईस्ट के ईरान को एक थ्रेट दिखाया गया है, और इसलिए अब्राहम अकॉर्ड साइन किया जा रहा है कि ईरान एक थ्रेट है, इसलिए आप अब्राहम अकॉर्ड करें ताकि हम आपको डिफेंड कर सकें। और उसके अंदर पूरा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रन कर रहा है USA का और इसराइल का। अब ये रीडिफाइन होता नजर आ रहा है सारा। कुल रजा साहब, माजरत के साथ यहाँ पे मुझे रोकना पड़ रहा है, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू फेस। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े अलमिये में मुब्तला है और वो अलमिया ये होता है कि पाकिस्तानी जो है जब सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनको पता नहीं होता कि आज पेट्रोल 5 रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये और बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता ज़रूर है। बेशक 5 रुपये बढ़े, 8 रुपये बढ़े या कल को 15 रुपये भी बढ़ सकता है। तो ये क्या सिचुएशन है? या तो एक ही दफ़ा आप बिजली गिरा देना पाकिस्तानियों पर, एक ही दफ़ा 400 कर दे। इस पे बात करेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन इस पे बात करने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे शो पे हमें ज्वाइन किया फारूक सलीम साहब ने। अगेन आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी पे और आपको मालूम होता है कि कहाँ तक क्या जाने वाला है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और बिजली पाकिस्तान में है और कहा जाता है कि हम ट्रंप के फेवरेट हैं? तो ये कैसा फेवरेटिज्म हुआ? देखिए, मामलात को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मामलात इतने पेचीदा है नहीं, सवालात बड़े सिंपल हैं। डीजल की अगर पहले बात कर लें, आज मैं चेक कर रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर डीजल जो है वो 313 रुपए का फी लीटर है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब ताज़ा कीमत जो आज की आई है वो 379 बन जाती। तो आप समझिए कि 65 रुपए फी लीटर अफगानिस्तान में कीमत डीजल की कम है। अब अफगानिस्तान के पास कोई बंदरगाह भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई एक रिफाइनरी भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई डॉलर के ज़खायर भी नहीं है और अफगानिस्तान के पास IMF का सहारा भी नहीं है। तो फिर सवाल मेरे ज़हन में उठता है कि पाकिस्तान में डीजल की कीमत 65 रुपए अफगानिस्तान से ज़्यादा क्यों है? लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि रोजाना की कीमतों में किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना, तो आखिर कौन लोग हैं? ये जब इतनी कीमतें बढ़ रही हैं तो फायदा किसका हो रहा है? ये इसका जवाब बड़ा 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 वाज़ेह है। इसका जवाब कंपनियां खुद से भी बता रही हैं। अगर आप PSO की, पाकिस्तान रिफाइनरी की, नेशनल रिफाइनरी की, अटक रिफाइनरी की, उनकी बैलेंस शीट पे एक नज़र डाल लें, उनकी इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डाल लें, तो वो खुद से आपको बता रही हैं कि वहाँ पे हाल क्या हुआ है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का पिछले साल का मुनाफा 15 बिलियन का था, इस साल उन्होंने खुद से बताया कि 38 बिलियन पे पहुंच गया है। तो जितनी भी कंपनियों का मैंने जिक्र किया, उनके प्रॉफिट जो हैं, उनके मुनाफे जो हैं वो 100%, 150% बढ़ गए हैं। उनकी तिजोरियां मजीद भरी गई और दूसरी तिजोरी जो भरी हुई नजर आती है वो हुकूमत की अपनी तिजोरी है। काबिल एहतराम डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप बिल्कुल जो बात कर रहे हैं हम काफ़ी हद तक आपसे मुत्फिक है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि हुकूमत ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट है, ये 15 दिन के लिए हम सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये आर्जी इंतज़ाम है, डेली बेसिस पे पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। आपको दो बातें पूछना चाहता हूँ। आपने लेवी की बात अभी की है कि बहुत ज़्यादा और डबल से आपके करीब तक ले गए हैं, फिगर को ले गए हैं। ये इस तरह चलता रहा तो क्या अवामी रद्द-ए-अमल को बहुत ज़्यादा सामने आने के इम्कानात हैं? एक बात। और दूसरी बात, क्या आप हुकूमत को माफ़ी नहीं दे सकते कि $100 से भी तजावज़ कर गई है पर बैरल अगर दुनिया में, तो ये फिर बेचारे क्या करें? फेवर में जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे? डॉक्टर साहब जी, दूसरे सवाल को अगर पहले ले लें, देखिए मैंने आपसे कहा कि पिछले 7 दिनों में, कोई जुलाई 16 से शुरू कर लें जुलाई 24 तक, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, इनमें कीमतें नहीं बढ़ी सिवाय अफगानिस्तान के, जहाँ पे 1.4% कम कीमत बढ़ाई गई। बाकी इस खित्ते में किसी मुल्क ने डीजल की कीमत में पिछले एक हफ्ते में इजाफा नहीं किया। देखिए, बांग्लादेश भी वहीं से डीजल खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है। बांग्लादेश का डीजल भी स्टेट ऑफ हरमुज से गुजर के आता है, पाकिस्तान का भी उसी स्टेट से गुजर के आता है। बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि उसके पास एक आलमी फार्मूला है, पाकिस्तान की हुकूमत भी हमें यही बताती है। तो मसला ये है कि अगर बाकी ममालिक में कीमतें नहीं बढ़ रही तो पाकिस्तान को ऐसी कौन सी नई बीमारी है कि यहाँ कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा, आपने जो रोजाना वाला जिक्र किया, देखिए मैं सीरियसली समझ नहीं पा रहा हूँ कि हुकूमत किसी फैसले पे किस तरह पहुँचती है, उसका फैसला साजी का तरीका कार क्या है, उसकी फैसला साज शख्सियात कौन है। आप सोचिए कि टैक्सी ड्राइवर क्या रोजाना की बुनियाद के ऊपर
अपना एक नया किराया जो है उसका तयन करेगा। पहले वो पेट्रोल की कीमत देखेगा, उसके बाद आपको नया किराया बताया करेगा। लेकिन मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि हमने तो सारी जिंदगी यही सुना कि पाकिस्तान ने कर्जा लिया, IMF से ये डील हो रही है, लेकिन अब जो अमेरिका से सीधा ही हमने $10 बिलियन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी के नाम पर सीधा ही मांग लेता है, $10 बिलियन हमें उधार दे दे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसकी 5 साल की जो मुद्दत भी तय हो रही है, तो क्या इसकी मंजूरी के इम्कानात आपको लग रहे हैं? अमेरिका हमको $10 बिलियन सीधा कर्ज दे देगा, और अगर दे देगा तो पाकिस्तान की मईशत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कोई फायदा होगा, कोई इंसार हमारा दूसरी आलमियाती मालियाती इदारों से हटकर हम जरा रिलीफ में आ सकते हैं अगर ये काम हमारा हो गया? डॉक्टर साहब, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कर्जों को, चाहे वो सऊदी अरब से आ रहे हों, UAE से आते हों, चाइना से आते हों, उनको ये जो नई फैसिलिटी जिसकी बात की जा रही है, आपने एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का जिक्र किया, ये दोनों मुकम्मल तौर पे डिफरेंट चीज़ें, इनको मिलाया नहीं जा सकता। जो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है, ये मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ने या हमारे जो वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट ढूंढा है। ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट अमेरिका में बनाया गया था 1934 में, और उसके बाद फिर ये गुम हो गया था, लोगों ने इसको भुला दिया था। इस फंड में तकरीबन $220 अरब पड़े हैं, और इस फंड से अगर किसी को कोई फैसिलिटी देनी हो तो फिर कांग्रेस की अप्रूवल ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की डिस्क्रेशन में, दस्तरस में जाता है, और ये कर्जा नहीं है और ये ग्रांट भी नहीं है। ये पाकिस्तान कोई कर्जा नहीं मांग रहा, पाकिस्तान कोई ग्रांट नहीं मांग रहा। ये एक गारंटी है इस शक्ल में कि अगर पाकिस्तान की करेंसी को कोई खतरा पहुंचता है तो फिर एक बैक स्टॉप है, एक बैक रिजर्व पड़ा है जो अमेरिका का US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, वो उसको गारंटी कर रहा है। इसके नतीजे में एक तो पाकिस्तान की करेंसी का जो रुपी डॉलर पैरिटी है, उसको बड़ी तक़वियत पहुंचेगी, उसको बड़ी ताकत मिलेगी। दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान निकलता है कर्जा लेने के लिए, तो उस कर्जे के ऊपर जो सूद देता है इस फैसिलिटी की अप्रूवल के बाद, उसके ऊपर जो शरह है सूद की, वो कम हो जाएगी। आपने देखा कि फौरन ही जैसे ही इसकी खबर सामने आई, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो इम्प्रूव कर दी। हम B- से B+ पे चले गए। नहीं फारूक साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, अभी आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से तिजोरियाँ भरी जा रही हैं हुकूमत की और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, तो क्या आप कहते हैं कि ये जो कर्ज अगर ग्रांट हो जाता है तो क्या सिर्फ हुकूमत को ही फ़ायदा होगा या पाकिस्तानियों के लिए भी कोई रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, यकीन कीजिए इसका आलमी मंडी से कोई कतई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर वो बढ़ रही होती तो जो मैंने आपको इस खित्ते में बाकी मुल्क बताए हैं वहाँ पे भी कोई हलचल हो रही होती। तो ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है। जिस तरह हमने पेट्रोलियम लेवी लगा रखा है, जिस तरह हमने टैक्सेस लगा रखे हैं, तो जो आप डीजल की कीमत दे रही हैं या मैं दे रहा हूँ, उसका ताल्लुक हमारी अंदरूनी पॉलिसी से है। डॉक्टर साहब, टैक्स के बारे में बताएं ना कि जो 130 रुपए जो टैक्स लागू किया गया है, पाकिस्तान अगर कोशिश करे तो IMF से रिक्वेस्ट करके या हाथ पांव जोड़ करके कम करवा सकता है, तो क्यों नहीं करवा रहा? इसका ताल्लुक ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो अखराजात हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के नुकसानात हैं, वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब हुकूमत को एक अपना प्राइवेट बैंक चाहिए, जिसको अब PSO इवेंचुअली उसको एक बैंक में कन्वर्ट करने चली है, कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो अगर कानूनी तौर पे टैक्स लगता है तो हुकूमत को नेशनल असेंबली की इजाज़त चाहिए होती है। अगर पेट्रोलियम लेवी लगता है तो फिर नेशनल असेंबली की इजाज़त नहीं चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत है वो टैक्स इकट्ठा करती है तो उसमें सूबों का हिस्सा शुरू हो जाता है। अगर पेट्रोलियम लेवी लगाती है तो फिर वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान खुद से रखती है। तो ये मामला IMF की पॉलिसी के साथ नक्की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू फेस। आइए अब बात करते हैं भारत में तुलबा का एहतजाज, मोदी चोर के नारे। क्या ये 17, 16, 18 साल के बच्चे मोदी हुकूमत के लिए खतरा बन रहे हैं? क्या मोदी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं? इस पे बात करते हैं। बट साहब, ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। इंडिया मशहूर है कि वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें दिखाता है, लेकिन हैरत की बात है बहुत सारे पाकिस्तानी और हम सब भी सपोर्ट करें कि 16-17 साल के बच्चे नीट एग्ज़ाम पेपर, जिसे हम पाकिस्तान में MCAT कहते हैं, डॉक्टर बनने के जो एग्ज़ाम होते हैं, बहुत मेहनत लगती है, दिन रात बच्चे एक करते हैं, वो पेपर लीक हो गए। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई जवाब दें, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जो मिनिस्टर थे एजुकेशन, उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई इनके इस्तीफा से हमारा काम नहीं चलेगा, मोदी इस्तीफा दें। क्या कहेंगे, ये कैसी बॉलीवुड मूवी चल रही है? देखिए, काबिल एहतराम फराशमी साहबा, जो भारतीय बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, मासूम बच्चे, फुटेज में हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, और जिस तरह वो तपे हुए हैं और जिस तरह वो एंड पर आए हुए हैं, वो कहता है राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है, अब हल्की सी एक चिंगारी आनी है और वो भड़क जाना सारा कुछ। 3 मुतालबात है उनके, बड़े सादा से मुतालबात है। वो कहते हैं कि वजीर तालीम जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब, उसका सारा बेड़ा गर्क हुआ है, वो खांदा है पैसे। और भाई 1 लाख बच्चा है जिनसे ये 18 से 20 बिलियन डॉलर, मैं कोई छोटी रकम की बात नहीं कर रहा, ये बच्चों से जनाब ये कट वट करके ना, और अपने बीजेपी के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करके ये पैसे कमाए जा रहे हैं। ये बज़ाब्ता एक धंधा है, ये कारोबार चल रहा है भारत में, और उस भारत में चलने वाले कारोबार से तंग आकर 1 लाख जो बच्चा है, अब वो पटना से, गुजरात से, सारे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और मुतालबा वही बात 3 है। पहला मुतालबा है वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर मुस्तैफी होना चाहिए ड्यू टू करप्शन। दूसरा मुतालबा उसका है कि जितने भी मुजाहिरीन बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ के FIR दे दिए, उनका कैरियर तबाह। और भाई ये जो अभी आपने बात की नीट टेस्ट, ये डॉक्टर बनने के चक्कर में बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कोई आम स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं है, बड़ी क्लासों के बच्चे हैं। और बड़ी क्लासों में आकर ये अब आ रहे हैं, उनकी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद। लेकिन बट साहब देखें ना, कौन सी हुकूमत ऐसे काम करती है कि छोटे अपने बच्चों पर इतना तशद्दुद मार रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस फेंक रहे हैं। भारत को थोड़ा सा तो शर्म खानी चाहिए कि अपने बच्चों पे इतना जुल्म किस मुल्क में देखा है? क्यों शर्म, किस गल दी शर्म? मोदी शर्म क्या मुतजाद चीजों की आज आप बातें कर रही है यार? खुदा का खौफ करे, इसराइल वैश्या ना बमबारी ना करे। और यार क्यों ना करे, उन्हें करनी। मोदी माथे पे कलंक लगाकर, संदूर लगाकर, मैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करूंगा, अपना राह फेल और जमीन पे पिया है। ओए इन लोगों ने बाज नहीं आना, हम पर भी जुल्म करेंगे और अपनी आवाम पे भी जुल्म करेंगे। लेकिन 3 पॉइंट क्लियर कर लेने दे। पहला पॉइंट है वजीर तालीम को फारग किया जाए, बच्चे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है जितने मुकदमात हैं उनसे फारग किया जाए। तीसरा पॉइंट बच्चे कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे म्यार तालीम को बेहतर किया जाए, इसमें जो किकबैक्स है, जो दिहाड़ियाँ लग रही है, उनको बंद किया जाए। लेकिन इसके साथ ये फिक्रा जरूर कहूँगा, राना सिकंदर साहब, उम्मीद है आप मुझे सुन रहे होंगे, ये देखिए ये क्या हो रहा है। वफाकी वजीर तालीम साहब आप सुन रहे होंगे, ये देखिए क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान में भी हमारे बच्चों को, पाकिस्तान की आबादी देखें कितनी है, और पाकिस्तान की आबादी में जो जेन जी है वो कितनी है, और 50% तो ज्यादा उत्ते चली गई आबादी। अब तो बच्चे बच्चे हैं, ये जो यंगस्टर हैं इनको कंट्रोल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। और अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, इनको इंसाफ ना दिया गया, तो ये भी भारत की तरह इन्हीं सड़कों पाकिस्तानियों में आ जाएंगे। लेकिन बट साहब, एक वक्त ये था कि बीजेपी के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता था हिंदुस्तान में, लेकिन आज भारत में हर गली से लोग निकल रहे हैं। इवन के जो बीजेपी का जो जिसमें झंडे लगे हुए गाड़ी के, वो जाने नहीं दे रहे। कोई ये सोच सकता था कि ये छोटे बच्चे जो हैं वो मोदी के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकते हैं? क्या आपको लगता है मोदी के दिन खत्म हो गए? ओ भाई बात देखें, आप ठीक कह रही हैं, ये जो झंडे वाली गाड़ियां बीजेपी के रहनुमा लेके फिरते थे, वो नहीं झंडे ओ अब वो सारे काम बिल्कुल ठीक है। ओ भाई बात ये है कि ये जो बच्चे की तादाद देखे ना कितनी है, ये सारे बच्चे जो मुतासरीन है 1 लाख है। और अब ये दिल्ली पर जब पहुंचेंगे, जो बड़ा मॉब होगा,
इस पे ये फायरिंग नहीं कर सकते, इनको बाहर कितने मारेंगे, को 5-10 हज़ार होंगे तो ठीक है फड़का देंगे। जिस तरह का मोदी जालिम इंसान है उसके लिए तो 2-4-5 हज़ार बंदा मारना कोई बात नहीं, वो तो कहता पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। मेरे पाकिस्तान के अलावा भारत की बात करे, वो कहता कश्मीरी उनको भी मार दो, यहां पर को मोदी के खिलाफ बात करे भारत में उसको भी मार दो। और यार वो तो एक माफी चाहता हूं, वो क्या कहते हैं कसाई नहीं टाइप नहीं बंदा होता, कट वड टक 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 उस तरह का बंदा है। अब मैं कहना नहीं चाहता, अल्लाह पाक उसकी चाय की दुकान में और बरकत दे और उसके और बड़े बड़े नहीं, अब वो दोबारा दिन वापस आने वाले हैं यकीन जाने इस हादसे के बाद। लेकिन आप मुझे बताएं भट्ट साहब, अब बात सिर्फ ये स्टूडेंट्स जो आप 1 लाख कह रहे हैं ना, ये सिर्फ 1 लाख तक महदूद नहीं, अब बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आम आवाम जो है करोड़ों की तादाद में उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच गई है। मगर यहाँ पे बात करना ज़रूरी ये है कि देखा जाए बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो या सोशल हो जिन्होंने हमेशा कोई पाकिस्तान में छोटी सी चीज हो जाती थी वो जरूर उसको ट्वीट करते थे कुछ या उसकी हमायत में कहते थे, अब वो लोग कहाँ हैं? आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस हैं। देखें फराह हाशमी साहिबा, आप ठीक फरमा रही हैं। मेरी एक अभी भारतीय सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी है, पाकिस्तान भी 2 दफ़ा आ चुका है, वो उससे बात हुई है, मैं उसका नाम नहीं कोट करना चाहता। वो ये कि मैंने उसको कहा इनसाइडर दे यार, मैंने अपने प्रोग्राम में को बात कर रही हूँ, उसने मुझे एक बात कही है, उसने कहा कि यार हम तो भारतीय दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो बच्चे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इनका प्लान ये है कि मोदी के घर के बाहर इन्होंने इकट्ठे होना है और मोदी के घर को नजर आतिश करना है, चाहे फायरिंग हो या कुछ हो। और मोदी की बहन वो बांग्लादेश की जो वजीर आजम थी भाग के आ गई ना भारत में। अब ये मोदी यहां से अगर ये बच्चे इकट्ठे हो गए उसके घर के बाहर, तो ये मोदी यहां से भागेगा और सीधा इसराइल जाएगा अपने पुप्पी के बच्चे के पास, वहां रहेगा जाकर। ये आपको लगता है इसराइल वाले रखेंगे? ये सब बातें होती हैं, दोनों भाई बहन। वो बीबी है या बेबी है, नितनयाहू, मुझे समझ नहीं आती, अंग्रेजी में लिखा था उसको पढ़ा नहीं गया, ये अपनी पुप्पो के बेटे उसी के पास रहेगा जाकर, मुझे ये लग रहा है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं, एक हस्ती का मैं बहुत जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि बनता है, मलाला यूसुफजई। ठीक है भट्ट साहब, वो हमेशा बहुत एजुकेशन के हवाले से बोलती हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाकर के बातें की, कहाँ कोई बात, आप अभी भी बात नहीं करी, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक रास को मगर फरेब खाए जा। देखिए ना सवाल किया अगर फराह हाशमी तुझे क्या हो गया, मलाला को जनाब बड़े मेडल मिल गए ने और कल को हो सकता है ट्रंप की जगह नोबेल प्राइज इनाम भी उसको मिल जाए, लेकिन वो पाकिस्तान की बच्ची है, लेकिन ठीक है वो जो कर रही है। नहीं, वो फेवरेट लगता है शायद कहीं और की है, लेकिन खैर उनको बोलना चाहिए। अगर आज कोई शख्स चुप है, एजुकेशन के मामले में भी नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। दैट्स सो सिंपल। हाँ ठीक है, वो इस वक्त हो सकता है कि वो भारतीय फिल्म जो होती है ना सतलुज, उसको देख रही हो, मसरूफ हो, ये भी तो। हाँ, सतलुज के बारे में बताएं, आपने देखी? मैंने बहुत सुना उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैंने जरा बताएं हमारी ऑडियंस को जो देखना चाहे। बिल्कुल सबको देखनी चाहिए मेरा ख्याल है। भारतीय फिल्म जो सतलुज है वो इंसानी हुकूक के कारकुन जो है जसवंत सिंह, उनकी जिंदगी पर मबनी है और फिल्म का बुनियादी जो मतलब है वो 2 सतहों पर डिवाइड, अगर मैं करके बात आपको करूं तो ये कहानी में जसवंत सिंह की 1980 से 1990 यानी 10 ईयर्स की जो लखा एड़ा ने सिख मार देते ने, इन्होंने उनकी लाशें जला दी, 2.5 लाख, पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। मैंने तो इसलिए सेफ लखा का लफ्ज बोलिया सी, आपने 2.5 लाख का बोल दिया और जो एग्जैक्ट फिगर आ रहा है वो अवला ही आ रहा है। बात यह है उनको लाशें तक नहीं दी, दफनाने नहीं दिया, साड़ने नहीं दिया और दिए ही नहीं। सवाल ये इस फिल्म में उस लड़के ने, उस प्रोड्यूसर ने, उस फिल्म साज ने कहानी को किया सिद्धा। उसने बताया कि जी ये 10 साल में ये क्या हो। अच्छा, उसके बाद भारतीय सेंट्रल बोर्ड आ गई, उन्होंने आके सर्टिफिकेट, उसने कहा सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं देना और ये इसमें तब्दीलियां करे। उन्होंने कहा तब्दीली हमने कुछ नहीं करनी, जो सच्ची बात है वो करनी है, आप तो सारा कट वट करना चाहते हैं। बाद फिल्म साजों ने यह फैसला किया तमाम इख्तलाफात के बाद कि फिल्म सतलुज जो थी उसको मैं कई साल ताखीर का शिकार रही है, को 2-4 महीने नहीं, कई साल ताखीर का शिकार होने के बाद उन्होंने उसको अपलोड कर दिया। अब जब अपलोड हो गया तो मोदी नु पै गया फिर रोड़ा, वो मर गया कि हो गया, तो सारी जो मेरी अंडर द टेबल गुफ्तगू थी ये तो फिल्म के जरिए बाहर आ गई, उसने पूरे भारत में उसको बैन कर दिया।
लेकिन जी बट साहब ये बताएं कि 2500 सिखों को जिंदा जलाने वाली जो इसमें 25,000 क्या ये हकीकत है? 25,000 सिखों को जिंदा जला देना। और फरा, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि जो तहरीरी तौर पर बातें सामने आई है ना, जो मुक्तदर जिनको हम कहते हैं बाइतमाद ज़राए, वो आप फिगर दे रही हैं 25,000 का। मैंने जो फिगर दिया है बाइतमाद ज़राए, कुछ चीजें अंडर द टेबल चल रही है, वो 25,000 नहीं, वो लाखों में है। और मेरी 4 रोज कबल पतवंत सिंह गुरु जो है, उन हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उनसे भी मेरी कनाडा में मकीम है, वो भी बात हो रही थी और इत्तेफाक इस फिल्म के मुतल्लिक की बात हो रही थी। तो गुरु साहब ने मुझे ये कहा कि जनाब इसमें लाखों में हमारे अफराद शहीद हो चुके हैं। ओहो, अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये कि सतलुज इज अ मस्ट वॉच। सुनने में ये भी आया है कि दिलजीत जो हैं वो भारत को हमेशा के लिए छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ आज की डिस्कशन हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। आई एम योर होस्ट फराह हाशमी, साइनिंग आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।